गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का, कल हमने नेशनल इनकम खत्म किया था, आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम की। और आज ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और कौन कौन से आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन थी वो थी, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद इन एंड आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। यही तो थी कि एक नॉर्मल रेसिडेंट जितनी भी फैक्टर इनकम कमाता है देश के अंदर या देश के बाहर, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। लेकिन डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? डोमेस्टिक की इनकम की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी नेशनल इनकम से अलग है। कैसे? देखो, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम समझना जरा ध्यान से, कुछ एग्जांपल्स भी समझाऊंगा, पहले डेफिनेशन समझ लो। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स earned by normal resident or non-resident but only within domestic territory। देख रहे हो अंतर? नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन थी वो थी कि नॉर्मल रेजिडेंट, नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन थी वो थी कि नॉर्मल रेजिडेंट कितनी इनकम कमा रहा है देश के अंदर और देश के बाहर। ये है कि नो मैटर ही इज नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, लेकिन उसकी इनकम कहां अर्न हुई होनी चाहिए? केवल देश के अंदर। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो आपकी नेशनल इनकम होती है उसमें एन फीफा आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड आता है, लेकिन जो आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल के रिलायंस अर्न 20 करोड़ फ्रॉम अमेरिका। अगर रिलायंस ने अमेरिका से 20 करोड़ अर्न किए हैं तो बेटे ये नॉर्मल रेजिडेंट है, सही बात है। देश के बाहर तो नॉर्मल रेजिडेंट देश के अंदर चाहे देश के बाहर जो भी फैक्टर इनकम कमाएगा वो नेशनल इनकम में आएगी, तो ये नेशनल इनकम में आएगी, समझ रहे हो। लेकिन ये डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये एन फीफा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है बेटे ये। और मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या होती है कि वो सारी इनकम जो नॉन रेसिडेंट कमाए चाहे नॉर्मल रेसिडेंट कमाए, लेकिन देश के अंदर कमाई जानी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का और नॉर्मल और नॉन रेसिडेंट का अंतर होता है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं होता। क्या बोला मैंने? नेशनल इनकम में केवल नॉर्मल रेजिडेंट की आएगी और डोमेस्टिक इनकम में नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की आएगी, लेकिन होनी देश के अंदर चाहिए। क्लियर हुआ? ओके, चलिए, तो ये आपका था डोमेस्टिक इनकम। आज अब हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में आते हैं और कौन कौन से आइटम्स नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। कौन कौन सी चीजें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं और कौन कौन सी चीजें हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज समझने के लिए अपने तीनों मेथड अपने सामने रखने हैं। ध्यान रखना, तीनों मेथड कौन से? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। जब तक मैं इसको रफ कर रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, तब तक आप तीनों मेथड एक साथ रख लीजिए। किसी कॉपी पे लिखे हैं तो पेज फाड़ के रख लीजिए, बाद में नोट्स बना लेना, लेकिन तीनों मेथड एक साथ रख लीजिए, फिर मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, रखो फटाफट।
गो। ठीक है, सबने रख लिए। क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं? आइटम इन नेशनल इनकम, कौन सा इंक्लूड होगा और कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, विद रीजन। रीजन मैं एक साथ बता दूंगा सबसे लास्ट में। फिलहाल हम लोग बात करेंगे कौन सी चीज नेशनल इनकम में आती है और कौन सी चीज नेशनल में इनकम में नहीं आती है। स्टार्टिंग करते हैं अपनी थ्योरी का सबसे पहला टॉपिक जहां हमने स्टार्ट किया था, या फिर उसे भी छोड़ो, स्टार्ट करते हैं कहां से? स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन से। नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम। यानी कि सबसे पहली चीज तो ये कि नेशनल इनकम में केवल फैक्टर इनकम आती है। ठीक है, तो कौन सी इनकम नहीं आती है? तो नेशनल इनकम में कभी भी बेटा ट्रांसफर इनकम नहीं आती है। अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता दूं, फैक्टर इनकम वो होती है जिसके बदले में आपको कुछ मिला हो या आपने कुछ दिया हो। क्लियर? तो फैक्टर इनकम यानी कि मेहनत की कमाई, ट्रांसफर इनकम यानी कि फोकट की कमाई, जैसे डोनेशन, चैरिटी, लॉटरी, ये सारी चीजें। इज दैट क्लियर? गिफ्ट, लॉटरी और जितनी भी आपकी फ्री की होती हैं वो सारी की सारी इंक्लूड नहीं होती हैं। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज, अब देखो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे आसान तरीका कि जितने भी हमारे मेथड हैं, मैंने आपसे क्यों कहा कि तीनों मेथड के फॉर्मूले अपने सामने रख लो? रीजन है, जितने भी हमारे तीनों मेथड हैं, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, तीनों इनकम में जो चीज हम ऐड करते हैं वो इंक्लूड होती है और जो चीज हम ऐड नहीं करते यानी कि माइनस करते हैं वो इंक्लूड नहीं होती है। स्टार्ट करेंगे इनकम मेथड से। ठीक है, तो इनकम मेथड का जो स्टार्टिंग था वो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। बेटा देखो, इधर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा आइटम इंक्लूड होगा और कौन सा नहीं होगा। इधर मैं वो मेथड आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसको थोड़ा सीधा ही कर लेते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहली चीज इनकम मेथड कैसे निकलता था। देखो सबसे पहले हमको एनएनपीएफसी निकालना पड़ता था एनडीपीएफसी मेथड से, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता था? एनडीपीएफसी। जिन लोगों, ये वीडियो उनके लिए भी फायदेमंद है जिन्होंने तीनों नेशनल इनकम के मेथड नहीं पढ़े हैं, दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बनता था बेटा? प्लस एन फीफा। देख रहे हो, इसका सबसे पहला मतलब तो ये हुआ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आती है, तो इसको लिख देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इंक्लूड होता है हमेशा, लेकिन वो किसने कमाया हो? नॉर्मल रेजिडेंट ने। याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाया हो। अब जब हम एनडीपीएफसी निकालते थे तो फॉर्मूला बनता था सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। समझना ध्यान से, है ना? तो सीओई का क्या फॉर्मूला होता है? सीओई का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? सीओई का फॉर्मूला होता है, सीओई का फॉर्मूला होता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड प्लस पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो देखा बेटा, इसमें जितनी भी चीजें ऐड हो रही हैं वो सारी की सारी नेशनल इनकम में आएंगी। तो मैं लिख देता हूं बेटा, सबसे पहला प्रोविडेंट फंड हमेशा नेशनल इनकम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये प्रोविडेंट फंड हुआ बेटा, ग्रेचुटी हुआ, ये सब हमेशा नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। काय में? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्लियर हो रही है चीजें? बोलो फटाफट। यानी कि वेजेस एंड सैलरीज ये भी आएगा, अगर आपको कोई वेजेस मिल रही है या आप किसी के यहाँ काम करके कोई सैलरी मिलती है तो वो भी आएगा। अच्छा, पेमेंट इन काइंड मैंने आपको क्या बताया था? पेमेंट इन काइंड मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में कुछ भी देता है, एम्प्लॉयर गिव फ्री, अगर आपको एम्प्लॉयर कुछ भी फ्री में देता है तो वो भी इंक्लूड होगा। अच्छा, क्या इंक्लूड नहीं होगा बेटे? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। देखो क्या फॉर्मूला था? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। लेकिन अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है
सोशल सिक्योरिटी स्कीम में तो वो इंक्लूड नहीं होगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, क्लियर। तो प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉय का जाता है वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर का जाता है वो इंक्लूड होगा, क्लियर। आगे चलते हैं। पेमेंट इन काइंड, यानी कि एम्प्लॉयर कुछ भी अगर फ्री में दे रहा है। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, तो बेटे पेंशन ऑन रिटायरमेंट इंक्लूड होगा, लेकिन ओल्ड एज पेंशन कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्या इंक्लूड नहीं होगा? ओल्ड एज पेंशन। इतना क्लियर हुआ सबको? बेटा ये हुआ ऑपरेटिंग, वो सॉरी, कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? ये वो चीजें हैं जो सीओई में आती हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो याद है आप लोगों को ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या फॉर्मूला था? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। फिर उसके बाद प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था कि डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसका मतलब ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं तो ये सारी चीजें नेशनल इनकम में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट आएगा और रॉयल्टी आएगी, क्लियर। ये सारी चीजें इनकम मेथड के अकॉर्डिंग चल रही हैं। इसके बाद और क्या क्या आएगा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी के बाद प्रॉफिट के पार्ट थे ना कि डिविडेंड आएगा, और क्या आएगा? डिविडेंड के बाद कॉर्पोरेशन टैक्स आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स ये अकेला टैक्स है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, याद रखना। और क्या आएगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आएगा। और फिर लास्ट में एक बचती थी मिक्स्ड इनकम। इसका मतलब क्या है कि मिक्स्ड इनकम भी आएगी। अच्छा, ये मिक्स्ड इनकम क्या है? तो इम्प्यूटेड इनकम भी लिख सकते हो आप इसको। इम्प्यूटेड इनकम कह लो चाहे मिक्स्ड इनकम कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो मिक्स्ड इनकम भी हमेशा नेशनल इनकम में आती है। अच्छा, ये मिक्स्ड इनकम होती क्या है बेटा? मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि ऐसी इनकम, इम्प्यूटेड इनकम ऐसी इनकम जो कि प्रोड्यूसर ने जब अपने ही गुड्स को अपने प्रोडक्शन में लगा देता है उससे मिलने वाली इनकम, मतलब सेल्फ ओन्ड इनपुट यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर इन हिज बिजनेस, वो आपकी क्या कहलाती है? इम्प्यूटेड इनकम। मान लो ये रूम मेरा होता, अभी मैं रेंट पे लेके चला रहा हूं, अगर ये मेरा ही होता तो इसको मैं अपने बिजनेस में यूज कर लेता तो पैसा बच जाता, वो जो इनकम होती है वो इम्प्यूटेड होती है। तो ये चीजें समझ में आई इनकम मेथड के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब आई बेटा, बताओ जल्दी, आई कि नहीं आई? हाँ, अब क्या हुआ? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब रीजन भी बताना पड़ता है बेटा, ऐसे नहीं है कि साहब आपने लिख दिया कि हाँ साहब इंक्लूड होगा, हो गया आंसर। नहीं, बताना भी पड़ता है कि क्यों इंक्लूड होगा। तो देखो, इन सब में तो आप ये भी लिख, देखो कई सारे तरीके बताऊंगा। इन सब में आप लिख सकते हो कि इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर सीओई कोई चीज आ रही है तो इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस की कोई चीज आ रही है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम की कोई चीज आ रही है बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम। समझ रहे हो ना? रीजन आपको केवल ये लिखना है कि वाई, जैसे क्वेश्चन आया वेजेस एंड सैलरी इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में कि नहीं होगा, तो यस इट विल इंक्लूड इन नेशनल इनकम बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। समझ में आया रीजन देने का तरीका? कि जिस भी पार्ट से वो आपका क्वेश्चन है उसी को बता दो। अच्छा, इतने के बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, ये इंक्लूड होगा, हो तो रहा है, मतलब ये तो पता चल गया कि इंक्लूड हो रहा है, लेकिन रीजन क्या लिखूं? तो एक लाइन लिख लो, ये लाइन लिख लो सब लोग कि बिकॉज इट कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप ये लाइन लिख देते हो किसी भी उसके साथ कि आइटम इंक्लूड हो रहा है, तो रीजन क्या है? बिकॉज इट कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये यूनिवर्सल लाइन है जो आप किसी भी उसके साथ यूज कर सकते हो।
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ट्रांसफर इनकम इंक्लूड होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनी गुड फ्लो इन गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। आ रहा है समझ में? अब जैसे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड मतलब एक बार पहले काउंट हो चुका है। अगर इसको आप दोबारा काउंट करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए। ओल्ड एज पेंशन ट्रांसफर इनकम है, इसलिए नहीं आएगा। आ गई चीजें समझ में? इनकम मेथड की सारी चीजें इंक्लूड और नॉट इंक्लूड विद रीजन। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप सब अच्छे होंगे? हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नेशनल इनकम का टॉपिक चल रहा है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि नेशनल इनकम में कौन कौन से आइटम्स आएंगे और कौन कौन से आइटम नहीं आएंगे, और वो हमने इनकम मेथड से समझ लिया था कि इनकम मेथड के नजरिए से अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से आइटम आएंगे और कौन कौन से आइटम नहीं आएंगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तरीका अगर आपने अपना लिया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में आएंगी और कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आएंगी। ठीक है बेटा, तो ये तरीका आप सब लोग अपनाना कि इनकम मेथड के जरिए जो जो चीजें ऐड हो रही हैं वो नेशनल इनकम में आएंगी और जो जो चीजें माइनस हो रही हैं वो नेशनल इनकम में नहीं आएंगी। एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए जो जो चीजें ऐड हो रही हैं वो आएंगी और जो जो चीजें माइनस हो रही हैं वो नहीं आएंगी। इसी तरीके से वैल्यू एडेड के साथ होगा। आज हम अपने बाकी के दोनों मेथड्स को भी खत्म कर लेंगे और इस तरीके से आज हमारा आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड का जो मेथड है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद केवल एक वीडियो और बचेगी नेशनल इनकम की थ्योरी पर, और नेशनल इनकम की थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर। लिखा हुआ है मैंने आइटम इंक्लूड कौन सा होगा, नॉट इंक्लूड कौन सा होगा, एक्सपेंडिचर मेथड से। ओके, चलिए एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे और उस मेथड के जरिए देखेंगे कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में आती हैं और कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम में नहीं आती हैं। ओके, चलिए जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, क्योंकि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम को कहते हैं, जीडीपीएमपी डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर मेथड को कहते हैं। तो एन से जी जाने के लिए सबसे पहले हम माइनस करते हैं डेप, फिर एन से डी जाने के लिए प्लस करते हैं एनफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और एफसी से एमपी जाने के लिए माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहली चीज तो यहीं से निकल के आती है, नॉट इंक्लूड। अगर कोई भी कैपिटल लॉस हो रहा है, भाई डेप क्या है, आपकी कैपिटल जितनी खत्म हो गई घिस गई, तो याद रखना जितना भी कैपिटल लॉस होता है, चाहे वो अर्थक्वेक से हो, डेप्रिसिएशन से हो या किसी भी चीज से हो, कैपिटल लॉस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मशीन ब्रोकन बाय अर्थक्वेक, डेप्रिसिएशन तो है ही, लेकिन अगर मशीन ब्रोकन बाय अर्थक्वेक, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक, ऐसी कोई भी चीज आती है तो हम उसको कैपिटल लॉस मानते हैं और कैपिटल लॉस कभी भी नेशनल इनकम में नहीं आता है। एक्सपेंडिचर मेथड से बता रहा हूं। उसके बाद आप देख रहे हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस कर रहे हैं, तो याद रखना बेटे इनडायरेक्ट टैक्सेस कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेशनल इनकम में इनडायरेक्ट टैक्स कभी इंक्लूड नहीं होते हैं। रीजन भी बता देता हूं, क्योंकि ये इनकम की वो क्या होती है, ट्रांसफर इनकम होती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की कौन सी इनकम होती है, ट्रांसफर। इसके बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ भी नहीं देती है। तो देख रहे हो दो चीजें माइनस हुई हैं और दोनों ही नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। कितना आसान तरीका है। अच्छा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स में एक वर्ड होता है सब्सिडी, तो सब्सिडी को हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि सब्सिडी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस होती है, यानी कि एक तरीके से नेशनल इनकम में प्लस होती है। तो सब्सिडी हम लोगों के लिए फायदा होता है, गवर्नमेंट द्वारा किया गया खर्चा। याद रखना ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए ये यहां पर इंक्लूड होगा। इज दैट क्लियर बेटे? क्लियर हुआ? पहली चीज क्लियर हुई कि हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब जब हम एक्सपेंडिचर मेथड के जो कंपोनेंट होते हैं उनको लिखते हैं तो क्या करते हैं,
हम करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्लियर। और प्लस हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो याद होगा तुम लोगों को कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा होता था तो हम फोर्थ फॉर्मूला क्या लगाते थे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर नहीं दे रखा है तो हम फोर्थ फॉर्मूला लगाते थे कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन और प्लस चेंज इन स्टॉक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी खर्चा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। भाई जीडीपी एमपी से हम एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकालते हैं बेटे? हम एक्सपेंडिचर मेथड से सबसे पहले यही तो करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कोई भी खर्चा। अब मेरी बात सुन लो, कौन कौन सा खर्चा? रीजन भी यही आएगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट लगवा रही है, गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, याद रखना गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा चाहे वो फ्री में ही क्यों नहीं कर रही है वो इंक्लूड होगा, जैसे कि सब्सिडी इंक्लूड हुआ है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात आती है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्राइवेट लोगों का जितना भी खर्चा होता है, टेलीफोन बिल, बस फेयर्स यानी कि बस का किराया, ये सारी चीजें हम और तुम जितने भी फाइनल गुड्स पर खर्चा करते हैं वो सब इंक्लूड होता है, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आता है। इज दैट क्लियर? तीसरी चीज, एक्सपोर्ट हमेशा इंक्लूड होते हैं लेकिन इंपोर्ट कभी भी इंक्लूड नहीं होते, क्योंकि नेशनल इनकम में हम किसको इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से? नेट एक्सपोर्ट को लेते हैं, कभी भी वो इंपोर्ट को नहीं लेते, इंपोर्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो चीज माइनस हो रही है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी, लेकिन जो चीज प्लस हो रही है वो नेशनल इनकम में आएगी। क्लियर? तीसरी चीज। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी नई मशीन बिजनेस में आ रही है, न्यू मशीन इन बिजनेस, तो इसका ही तो मतलब हुआ, नई बिल्डिंग बनवा रहे हो, नई मशीन ला रहे हो, इसी का तो मतलब हुआ कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर किसी पुरानी मशीन को, ओल्ड मशीन या ओल्ड बिल्डिंग को रिपेयर करवा रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा, अब क्योंकि वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। जब वो नया था वो तब इंक्लूड हो चुका है, इसलिए अब वो इंक्लूड नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है बेटा? आगे वो कह रहा है गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। उसी तरीके से अगर नया कोई बिल्डिंग गवर्नमेंट बनवा रही है, बाय गवर्नमेंट, तो वो इंक्लूड होगा। पुरानी बिल्डिंग को सही करवा रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाएगी। रीजन भी मैं साथ के साथ बताता हुआ जा रहा हूं। रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, अगर आप अपना कोई नया हाउस बनवा रहे हो, न्यू हाउस, तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर ओल्ड हाउस को आप रिपेयर करवा रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो पहले इंक्लूड हो चुका है। अब अगर इंक्लूड करोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्लियर? चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है। तो एक्सपेंडिचर मेथड से आइटम इंक्लूड नॉट इंक्लूड समझ में आया सब लोगों को? बताओ फटाफट, आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, मैं बहुत आसान तरीका बता रहा हूं बेटा, इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता इन सारी चीजों को समझने का, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और लास्ट मेथड के साथ ही हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताऊंगा। लास्ट मेथड कौन सा है? नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर? तो आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड, ये सारी चीजें एक साथ रखकर पढ़कर तब वो क्वेश्चंस करना जो मैं तुम लोगों को आज सेंड करूंगा। आज जो क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को सेंड करूंगा उसमें आपको सारे क्वेश्चंस में यही बताना है, आइटम इंक्लूड होगा या नहीं होगा नेशनल इनकम में। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हम कौन से मेथड की तरफ?
वैल्यू एडेड मेथड। तो देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं हम किसको, वैल्यू एडेड मेथड को। नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी कहते हैं। पहला फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जो 56 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस डेप, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आएगी नहीं, प्लस एन फीफा, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आएगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि ये आएगा ही नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफर इनकम होती है। तो फिर क्या बचा इसमें, इसमें बचा GVAMP का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इससे तो क्लियर पता चल गया कि जब भी कोई भी न्यू सेल होगी, फाइनल गुड की सेल, फाइनल गुड की, इंटरमीडिएट गुड की नहीं, फाइनल गुड की सेल जो है वो हमेशा इंक्लूड होती है, और इंटरमीडिएट गुड की जो सेल होती है वो हमेशा माइनस होती है, यानी कि वो इंक्लूड नहीं होती। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड हुआ ना, तो इंटरमीडिएट गुड हमेशा माइनस होता है। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि इंटरमीडिएट गुड कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। और चेंज इन स्टॉक के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि क्लोजिंग स्टॉक आता है और ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, अब ऐसा समझ लो क्यों नहीं आता। ओपनिंग स्टॉक एज अ रॉ मटेरियल होता है और क्लोजिंग स्टॉक एज अ कैपिटल असेट होता है गवर्नमेंट की, तो सॉरी प्रोड्यूसर की, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आता है लेकिन ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है। अच्छा एक चीज और मेरी जरा ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के सामने इंटरेस्ट के। बैंक गिव इंटरेस्ट, लिख लेना कहीं भी, मैं लिख ही देता हूं, ये चीजें समझ में आ गई। वैल्यू एडेड मेथड से केवल यही है कि फाइनल गुड आएंगे, इंटरमीडिएट गुड नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड को भी ले लोगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्लियर, ओके, बताओ इसमें कोई दिक्कत, बोलो बेटा फटाफट बोलो। हाँ, तो अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो इंटरेस्ट का पार्ट है बेटा। ये इससे थोड़ा सा अलग है कि इंटरेस्ट कौन कौन सी आती है और कौन कौन सी नहीं आती है। तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू हाउस होल्ड, अगर किसी कंज्यूमर को बैंक इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इंक्लूड होगा। रीजन अभी बताऊंगा। इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर टू बैंक, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाय वन बैंक टू अनदर, वो भी इंक्लूड नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा क्यों कि हमें जो इंटरेस्ट मिलती है, मान लो मैंने अपना पैसा दिया और उससे मुझे इंटरेस्ट मिल रही है बैंक से, यही होता है, हम अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में और बैंक उसके बदले में हमें ब्याज देता है। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि अगर बैंक हमें ब्याज दे रहा है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि वो मेरी इंटरेस्ट है, और वो कौन सी इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट में आती है। याद है ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये चार चीजें ऐड होती थी इनकम मेथड में। रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट होती थी नहीं होती थी, तो वो वाली इंटरेस्ट है ये। मैंने अपनी कैपिटल दी है, मैंने अपना पैसा दिया है, तब मिल रही है वो इंटरेस्ट, मुझे फ्री में नहीं मिल रही है, यानी कि ये फैक्टर इनकम होती है। कैसी इनकम होती है? फैक्टर इनकम होती है। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, वो क्यों दे रही है? क्योंकि आपने बैंक को पैसा दिया है, और दूसरी बात, वो जो पैसा दिया है वो बैंक कहीं और यूज करेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया, इसलिए आपको प्रॉफिट या पार्ट मिलना चाहिए, वही आपकी इंटरेस्ट कहलाती है। लेकिन जब हम बैंक से लोन लेते हैं और उसको जब हम पैसा देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, वो इंक्लूड क्यों नहीं हो रही है? इंटरेस्ट पेड बाय अस टू बैंक। अब जब लोन लेंगे तभी तो बैंक को हम इंटरेस्ट देंगे, वो इंक्लूड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? तो रीजन सिंपल सा है बेटा, क्योंकि हम जो बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, वो बैंक की ट्रांसफर इनकम है। कैसी इनकम है? ट्रांसफर इनकम है। क्या बैंक का पैसा है जो हमें लोन दे रही है बैंक? नहीं ना,
इधर का पैसा इधर कर दिया है। तो अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो बैंक हमें पैसा दे रही है वो एज अ इंटरमीडिएट गुड यूज होगा, क्योंकि अभी हम उस पैसे को कहीं और यूज करने वाले हैं। तो याद है तुम लोगों को, ऐसी कोई भी चीज जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं किसी और प्रोडक्शन के लिए, वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड होता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज के, तो ये चीज याद रखना, दोनों चीजें क्लियर। तो सबसे जो आप रीजन, वैलिड रीजन लिख सकते हो वो यही है कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं बैंक को वो उसकी ट्रांसफर इनकम होती है, इसलिए इंक्लूड नहीं होगी। और जो एक बैंक दूसरे बैंक को देती है बेटा इंटरेस्ट, वो भी इंक्लूड नहीं होगी। इज दैट क्लियर? और अगर तुम्हें, देखो मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, अगर तुम्हें कोई भी रीजन समझ में ना आए, तुम्हें ये पता है कि ये इंक्लूड होगा और ये भी पता है कि ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, ऐसे केस में आपको केवल और केवल एक काम करना है, और वो काम क्या है? अगर वो इंक्लूड हो रहा है, एक सेकंड बताऊंगा बेटे अभी अभिषेक, अगर वो इंक्लूड हो रहा है तो आपको, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि मैंने सबकी बताई है आप लोगों को, लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही डायलॉग लिखना है आपको, और वो ये है, बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी। अगर वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, अगर वो इंक्लूड हो रहा है तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज इट्स कंट्रीब्यूट सम पार्ट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एंड जनरेट इनकम इन द इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया? आज आइटम इंक्लूड एंड नॉट इंक्लूड बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर जरा चेंज इन स्टॉक बताना कैसे इंक्लूड होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता है, ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, दोनों का डिफरेंस ही तो लेते हैं हम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, लास्ट में जितना बच गया। तो भाई जो गुड बिकता नहीं है ना, वो प्रोड्यूसर का फाइनल गुड माना जाता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना जरा, किस तरीके से, मान लो 5,000 का मैंने गुड लिया, उसको मैं 10,000 का बना के बेचने वाला था, ये इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन 5,000 के गुड में से कुछ गुड बिना बिका रह गया, तो जो गुड बिना बिका रह गया वो प्रोड्यूसर के पास ही फाइनल गुड माना जाएगा जब तक कि वो आगे बिक नहीं जाता। इसलिए साल के लास्ट में जितना भी स्टॉक रह जाता है हम उसको फाइनल गुड मानते हैं, इसलिए चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होता है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ सबको? ठीक है बेटा, इतना कर लिया। क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को भेज दूंगा और लिंक में भी क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को देखना। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना कि सर ये वाला क्यों नहीं आएगा, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके बेटा।